ऐसा आ गया, सिचुएशन ऐसी हो गई कि बहुत सारे लोग जो इमरान खान के सपोर्टर नहीं है, पीटीआई के सपोर्टर नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि इस तरह की आप प्रोहिबिशंस बिल्कुल गलत हैं, नहीं होनी चाहिए। अब आप वीपीएन भी बैन कर दें तो उसके बाद लोग बोलेंगे आप इंटरनेट बैन कर दें, इंटरनेट आपने क्यों छोड़ा हुआ है। लगता है कि वो प्रोटेस्ट एक तरह का बार्गेनिंग चिप यूज कर रहे हैं विद द पावर्स एट वी के आप मुझसे बात कर लें तो मैं प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दूंगा। ये एक इसका एंगल हो सकता है। कल एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी, उन्होंने डिसाइड किया कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है इसके खिलाफ ऑपरेशन होगा मिलिट्री। वो खबर सबसे पहले पीटीवी ने अपने ट्विटर एक्स अकाउंट पे पोस्ट की है और वही गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। तो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन है। सुनने में आया है कि किसी को नहीं मिल रहा वीज़ा, बहुत मुश्किल है। और ऑल्दो के इंडियन और बांग्लादेशी और श्रीलंकन जो है उन पे पाबंदी नहीं है, कि उनको ये भी शिकायत है कि पाकिस्तानी जो दुबई में रहते हैं और सऊदी अरब में भी इशू है कि वो सियासी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं जो पाकिस्तान में होती हैं, उनके मुल्क में नहीं होती। उनका जो लोकल स्केल है वो इनको ऑपरेट करें, उनको टेक्नोलॉजी दें ताकि वो ज़रा ज़्यादा स्केल पे बनाएं। लेकिन अदरवाइज वो मुश्किल है। वो एक तरह की डाइंग आर्ट है कि वो पहले होती थी, अब उस तरह की नहीं हो सकती उस लेवल पे जहाँ पे आप एक्सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तैयब जजवी और द उमर कुरैशी व्यू के एक और पॉडकास्ट के साथ आज हम मौजूद हैं। और आज के जिन मौज़ूआत में हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तो उमर कुरैशी साहब। जैसे पहले हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं वीपीएन के बैन होने से, क्योंकि पहले क्या हुआ था, एक्स या ट्विटर वो वेबसाइट जो है बैन हुई, तो लोगों उसको एक्सेस करने के लिए लोगों ने वीपीएन का इस्तेमाल करना शुरू हुआ। सोशल मीडिया के कुछ और प्लेटफॉर्म भी बैन हुए थे। सो वीपीएन क्योंकि स्टार्ट होना शुरू हुआ, फिर इंटरनेट स्लो हो गया। उससे दो तीन चीज़ें हुई। एक तो हमारी आईटी इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है उसको बहुत लॉस हुआ, उनको परेशानी हुई। सो आपको क्या लगता है कि ये वीपीएन वाला जो इशू है ये कब तक रिजॉल्व होगा और क्यों किया जा रहा है? गवर्नमेंट तो डिनाई करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली फिर भी वीपीएन यूज़ हो रहा है। वीपीएन के ऊपर भी जो है पाबंदी लगा रहे हैं, जिसमें इस्लामिक काउंसिल को इस्तेमाल किया गया कि वो इस तरह का स्टेटमेंट दे। हाँ, इसमें ज़्यादातर लगता है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है और ख़ासतौर पे जो मिलिट्री है वो क्रिटिसिज्म उन पे काफ़ी हो रहा है सोशल मीडिया पे, ख़ासतौर पे जब इमरान खान जब जेल में और उनके सपोर्टर्स कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा आ गया, सिचुएशन ऐसी हो गई कि बहुत सारे लोग जो इमरान खान के सपोर्टर नहीं है, पीटीआई के सपोर्टर नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि इस तरह की आप प्रोहिबिशंस बिल्कुल गलत हैं, नहीं होनी चाहिए। तो ट्विटर, जैसे आपने कहा, ट्विटर या एक्स जो है वो फरवरी 2024 से बैंड है। और पहले तो वो डिनाई कर रही थी गवर्नमेंट, पीटीआई भी डिनाई कर रहा था, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी। फिर बाद में उन्होंने कोर्ट में एडमिट किया कि ये बैन है और ये तब तक बैन रहेगी जब तक उस पे जो एंटी स्टेट मटेरियल है वो नहीं हटेगा, वो यूज़ हो रहा है। और उनका इशारा पीटीआई की तरफ ही था। और फिर और भी कुछ ग्रुप्स हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है पाकिस्तान में, वो कह रहे थे कि वो यूज़ करते हैं। लेकिन उसका मेरा पॉइंट ये है कि इसका ये मतलब थोड़ी कि आप पूरे प्लेटफॉर्म को बैन कर दें। ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता, बहुत ही डिक्टेटोरियल कंट्रीज में होता है, वो अब यहाँ पे भी हो रहा है। और फिर लोग फिर वीपीएन यूज़ करते थे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ताकि वो ट्विटर एक्सेस करें, एक्स एक्सेस करें। वो अब उन्होंने कहा कि नवंबर 30 के बाद जो भी वीपीएन अनरजिस्टर होगा गवर्नमेंट के साथ, जो रजिस्टर नहीं होगा वो बंद हो जाएगा। तो उस पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, कहा है कि ये गलत बात है, क्योंकि एक तरफ आप चाहते हैं कि आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ें और वो बढ़ी हैं, पिछले साल ओवर $3 बिलियन में गई हैं। लेकिन इस तरह की जो आप हरकतें कर रहे हैं, जो एक्शंस ले रहे हैं, उससे बहुत डैमेज होगा, इमेज को बहुत डैमेज होगा पूरी दुनिया में। कि एक तरफ पाकिस्तान चाहता है कि आईटी से और आईटी एक्सपोर्ट्स से बढ़ेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं और डॉलर आते हैं, तो आपकी इकोनॉमी का एक अच्छा तरीका है कि इकोनॉमी को बूस्ट मिले। लेकिन जब आप वेबसाइट बैन कर रहे हैं और वीपीएन बैन कर रहे हैं और पूरी दुनिया में आपका वो नाम जाएगा और बुरा नाम जाएगा, उस पर लोगों को बाहर जो बैठे हैं उनको इम्प्रेशन लगेगा कि पाकिस्तान तो डिजिटल दुनिया के साथ वो तो दे वांट टू गो बैकवर्ड इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। तो ये बिल्कुल गलत बात है, इनको नहीं करना चाहिए। अब लेट्स सी कि वो आपने कहा कि क्यों हो रहा है ये, वही मैंने जैसे कहा कि उनको क्रिटिसिज्म फेस नहीं करना चाह रहे जो सोशल मीडिया पे आता है, और वीपीएन के थ्रू लोग वो सोशल मीडिया वेबसाइट्स एक्सेस कर रहे हैं जो बैन हुई थी, खासतौर पे ट्विटर। और फिर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को बीच में ले आए
उनसे एक पूरा स्टेटमेंट उनके चेयरमैन से इशू हुआ कि, और उन्होंने ये कहा कि वो पॉर्न यूज होता है, पॉर्न वेबसाइट्स जो बैंड है पाकिस्तान में, वीपीएन उसके जरिए वो एक्सेस करते हैं। तो ये भी लगता था कि बिल्कुल पॉलिटिकल पॉइंट ही है, क्योंकि आज तक किसी गवर्नमेंट ने इस तरह का यूज किया नहीं। आपने पॉर्न वेबसाइट्स बैन कर दी, लाखों की कर दी, तो और उसके अलावा और क्या हो सकता है। अब आप वीपीएन भी बैन कर दें तो उसके बाद लोग बोलेंगे आप इंटरनेट बैन कर दें, इंटरनेट आपने क्यों छोड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी सियासत इसमें है। और जैसे कि अभी जो भी क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो समझते हैं कि वो एंटी स्टेट है। एक एग्जांपल है कि ये रफ्तार जो वेबसाइट है, उस पे जब मैं काम करता था समा में, तो वो फरहान मलिक जो उसके ओनर हैं, फाउंडर हैं, वो समा की न्यूज़ हेड थे, मैं डिजिटल हेड था, डिजिटल न्यूज़ हेड था। तो अब वो मतलब वो अच्छा कंटेंट कर रहे हैं, वो काफ़ी अप एंड कमिंग है। उनको उन्होंने एफआईए ने नोटिस भेज दिया कि आप एंटी स्टेट हैं, आपका कंटेंट एंटी स्टेट है, आके एक्सप्लेन करेंगे व्हाई वी शुड नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट यू। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये इमरान खान की गवर्नमेंट में भी होती थी, ये नहीं कि पहले नहीं होती थी, लेकिन दोनों में नहीं होनी चाहिए। और वीपीएन का तो बिल्कुल ही ऐसा इशू है कि वो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया में उनका नाम, पाकिस्तान का नाम काफ़ी नीचे जाएगा अगर वो एक्चुअली बैन कर दें। बिकॉज और पूरी दुनिया में लोग गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट भी, मिलिट्री भी चाहती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिले, और हर पाकिस्तान यही चाहता है। लेकिन इस तरह के एक्शन से वो बिल्कुल उल्टा होगा, और ख़ासतौर पे जैसे आपने भी कहा कि आईटी एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होंगी, और पाकिस्तान का इमेज जो है वो ख़राब होगा, इमेज ख़राब होगा। उसके भी बहुत नुकसानात नॉट ओनली एक्सपोर्ट्स पे होते हैं, ओवरऑल होते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई ये तो ऐसा मुल्क है जहाँ पे इतना स्ट्रिक्टली वो मॉनिटर कर रहे हैं, इंटरनेट को सेंसर कर रहे हैं, तो हम किसी और मुल्क में जाते हैं। अच्छा सर, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीटीआई की। तो पीटीआई ने दोबारा से एहतजाज की कॉल दी थी नवंबर 24 को, तो आप उसको कैसे देखते हैं? उसमें इमरान खान की स्टेटमेंट्स भी आई हैं, सो वो भी कंट्रडिक्शन है उन स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। इमरान खान की जो प्रोटेस्ट कॉल है 24 नवंबर की, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया है, उन्होंने या जो भी चला रहा है उनका ट्विटर हैंडल, और उन्होंने पोस्ट किया है कि जो भी लीडर पीटीआई का, जो भी टिकट होल्डर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं आएगा इस प्रोटेस्ट में, वो पार्टी से अलग हो जाए। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है उनका। उनकी वाइफ का भी, बुशरा बीबी, जो रिलीज हैं और अभी पेशावर में हैं, केपी गवर्नमेंट के केपी गवर्नमेंट की वो मेहमान है, उन्होंने भी ये इशू स्टेटमेंट दिया था कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि, और खुद ही भी कह रही थी कि लोगों को आना चाहिए इमरान खान की रिहाई के लिए। और फिर गंडापुर साहब ने, जो केपी के सीएम, उन्होंने भी कहा था कि अब लोग हम रहेंगे जब तक वो रिलीज नहीं होते। अब कितनी सक्सेसफुल रैली रहेगी वो तो डिपेंड करेगा कि फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन होगा, विच आई थिंक विल बी क्वाइट, वो उनको रोकेंगे, और हो सकता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो। लेकिन इमरान खान साहब का ये भी स्टेटमेंट आया इसी के स्टेटमेंट के साथ कि एक उसका पहलू है कि मैं टॉक्स के लिए रेडी हूँ। तो ज़रा कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट के लिए लोग आएँ और वो तब तक रहें जब तक डिमांड्स मीट ना हो जाएं, वो बेसिकली उनकी रिहाई है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मैं टॉक्स के लिए तैयार हूँ। हो सकता है कि वो प्रोटेस्ट एक तरह का बार्गेनिंग चिप यूज़ कर रहे हैं विद द पावर्स दैट वी, के आप मुझसे बात कर लें तो मैं प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दूंगा। ये एक इसका एंगल हो सकता है। और वैसे ये पीटीआई से जुड़ी हुई बात है, ट्विटर की भी और एक्स की भी। एक और भी मैं कहूँगा जो मुझे पहले कहनी चाहिए थी, कि कल एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी, उन्होंने डिसाइड किया कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है इसके खिलाफ ऑपरेशन होगा मिलिट्री। वो खबर सबसे पहले पीटीवी ने अपने ट्विटर एक्स अकाउंट पे पोस्ट की है, और वही गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। तो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा, जैसे हम बैन की बात करें और सोशल की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानियों को भी बैन किया जा रहा है इंटरनेशनली। हम देख रहे हैं कि दुबई ने पिछले 3-4 महीनों से एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिला। इवन के बिज़नेस कम्युनिटी को भी वीज़ा नहीं मिल रहा है। इवन के स्टार्टअप्स, बिज़नेस कम्युनिटी है, क्योंकि किसी बिज़नेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी अगर वो जाना चाह रहे हैं बाहर, तो उनको भी वीज़े नहीं मिल रहे। सो इसको आप कैसे देखते हैं? एक टाइम तो ये था कि दुबई हर कोई चला जाता था। पाकिस्तान में एक जगह जहाँ बाहर जा सकते थे, जहाँ का वीज़ा आपको मिल जाता था, हर पाकिस्तानी को वो दुबई होता था। लेकिन अब वो लगता है कि वो अब डेस्टिनेशन नहीं रही। वो सिर्फ सिंगल मेल्स को वीज़ा नहीं दे रहे, लेकिन सुनने में आया है कि किसी को नहीं मिल रहा वीज़ा, बहुत मुश्किल है।
और ऑल्दो के इंडियन और बांग्लादेशी और श्रीलंकन जो हैं उन पे पाबंदी नहीं है। तो अभी कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं यूएई में, तिरमिजी साहब, उन्होंने इंटरव्यू दिया था डिटेल्ड जियो पे मॉर्निंग शो में। तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक तो आपने जैसे कहा कि बैगिंग के यहाँ से लोग जाते हैं उधर, वो बैग करना शुरू कर देते हैं, पैसे बनाते हैं फिर वो पकड़े जाते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं पाकिस्तान, उनको डिपोर्ट किया जाता है। उस पे आई थिंक पीए यूएई गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को मतलब ऑफिशियली कहा है, लेकिन पब्लिकली नहीं कहा कि आप एफआईए से करवाएं, रुकवाएं उनको। उस पर थोड़ा एक्शन लिया गया है। दूसरा वो ये भी कह रहे थे, और आई थिंक ये भी ट्रू है, कि दुबई की डिमांड जो लेबर की है, जो मीनियल या मैनुअल वर्कर्स हैं, उससे हट के वो दूसरे स्किल्ड वर्कर्स को देख रहे हैं। तो इसलिए वो गोल्डन वीज़ा इशू कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। तो दुनिया और भर से वो लोग मंगाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया और श्रीलंका के और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बल्क हैं फॉरेन वर्कर्स यूएई में। और वही कह रहे थे कि यूएई गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ी कम हो और दूसरों की ज़्यादा हो, तो यूरोप से या दूसरे ममालिक से, ईस्ट एशिया वगैरह से। तो पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि भाई आप अपने जो लोग भेज रहे हैं बाहर, उनका स्किल लेवल क्या है अदर देन बेसिक स्किल्स, वो इम्प्रूव करें। और साइड बाय साइड पाकिस्तान गवर्नमेंट को यूएई से बात करनी चाहिए। वो फ्रेंडली कंट्री है, उनकी पाकिस्तानी लीडर्स हर वक्त यूएई जाते रहते हैं, पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर्स यूएई जाते हैं और उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उनसे बात की जाए कि ये आप कुछ ईजिंग ऑफ करें। ये सुनने में आया है कि दिसंबर 30 तक कोई एमनेस्टी स्कीम है, उसके बाद शायद वीज़े वापस आना शुरू हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट क्या करे, किस तरह के फ़िल्टर्स यहाँ क्या करें, मैनेज करे अपने ह्यूमन रिसोर्स के साथ, कि जो दुबई गवर्नमेंट को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं हमारे लोगों से, वो ना हो, वो लोग फिल्टर हो जाए, वो जा ही ना सकें। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया था, दो बातें और कहनी थी कि उनको ये भी शिकायत है कि पाकिस्तानी जो दुबई में रहते हैं, और सऊदी अरब में भी इशू है कि वो सियासी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं, जो पाकिस्तान में होती हैं उनके मुल्क में नहीं होती। खासतौर पे जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हटाई गई थी तो उधर हुई थी, दुबई में भी हुई थी, सऊदी अरब में भी हुई थी, और यूएई में तो वो बिल्कुल होती ही नहीं है। लोकल उनके करते नहीं है, उनको अलाउ परमिशन नहीं है, ये उनको शिकायत थी। तो पाकिस्तान को अपने सिटीजन्स को एजुकेट करना चाहिए कि जब आप जाके रहते हैं तो उन ममालिक के आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप बिल्कुल अच्छी तरह उसको फॉलो करें। दूसरी बात ये थी कि ये भी देखा गया कि कभी कभी जो आपके पाकिस्तानी वर्कर्स होते हैं उधर, वो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं लोकल खवातीन की या गोरी खवातीन की या फॉरेनर्स की जो दूसरी उधर काम कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस पर भी काफ़ी शिकायत आई थी। जहाँ तक कि वो बेगर्स का ताल्लुक है, एफआईए और जो गवर्नमेंट ऑफ दुबई, गवर्नमेंट ऑफ यूएई की जो एजेंसी है जो डील करती है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनकी, उनको और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री को क्लोजली काम करना चाहिए। जो वो बेगर्स को वहाँ से भेजते हैं, डिपोर्ट करते हैं, उनके नाम और डिटेल्स और उनके रिंग लीडर्स को पकड़वाने के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए एफआईए लेवल पे और उनकी जो इक्विवेलेंट एजेंसी एफआईए की, ताकि यार पाकिस्तान को इसमें लीड लेनी चाहिए कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दें, हम इनको पकड़ेंगे और उनको सज़ा दें। क्योंकि जाहिर बात है ये जो बेगर्स जा रहे थे ये, और इसमें मैं ये भी बोलूँगा कि जो एएसएफ जो होती है एयरपोर्ट पे और एफआईए जो होती है इमिग्रेशन, उनकी कनाइवेंस के बगैर तो ये लोग गए ही नहीं होंगे। तो एफआईए में अपने भी जो इनके काले भेड़ हैं उनको भी पकड़ना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तो मामला फिर अभी तो उन्होंने वो यही किया ना, उन्होंने सबके वीज़े रोक दिए हैं। तो जब तक पाकिस्तान उनको बोलेगा कि हम, और पाकिस्तान को दिखाना पड़ेगा कि हमने इन लोगों को पकड़ा है, उनको पनिशमेंट मिली है, फिर जाके फिर दुबई थोड़ा एक्शन लेगा इस बैगिंग के मामले पे। ठीक है सर। और जैसे आपने कहा कि क्राइम में भी इंगेज होते हैं वहाँ पे, सऊदीया में भी, और इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई हैं ना कि वहाँ की जेलों में पाकिस्तानी ज़्यादा हैं। और ये इशू टर्की में भी किया था पाकिस्तानियों ने, वहाँ पे भी बड़ा इशू बना था, उसके बारे में थोड़ा सा। जहाँ तक सऊदी अरब का ताल्लुक है तो हिस्टोरिकली पिछले 20-30 सालों से सबसे ज़्यादा जो एग्जीक्यूट होते हैं वो फॉरेनर्स होते हैं सऊदी अरब में, और उसमें पाकिस्तानी काफ़ी ऊपर होते हैं लेकिन इंडियंस भी होते हैं। तो वो कोई इतनी नई बात नहीं है कि वो क्राइम कर रहे हैं, पहले से कोई नई बात नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। बट ये है कि हाँ, पाकिस्तानियों को ये होता है कि कभी वो जाते हैं इमिग्रेशन पे, विजिट वीज़ा पे चले गए और वो रुक गए, ओवरस्टे कर लिया। ये तो पाकिस्तानी के अलावा और मुल्क वाले लोग भी करते हैं, बांग्लादेशी भी करते हैं, इंडियन भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तानी शायद ज़्यादा कर रहे हो कंपेयर टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग। तो यूएई में भी डेफिनेटली कर रहे होंगे
और ममालिक में भी कर रहे हैं। तो अगेन वो यही होता है कि जो ओवर स्टे करता है, अगर वो वापस जब भेजा जाता है तो उसको डिपोर्ट करके FIA उसको ब्लैकलिस्ट करे, ताकि वो अगली बार कभी नहीं जाए, उसको फेक पासपोर्ट नहीं बने, उसका कोई असली पासपोर्ट कोई और नाम पे नहीं बने। ये सारी चीज़ें इनको करनी पड़ेंगी। ठीक है सर। अच्छा सर, हम आगे बात करते हैं। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ आइडियाज़ एक्सपो हो रही है कराची में, और हर साल होती है। उसको आप कैसे देखते हैं? एज एन लाइक वो एक इस तरह की इंडस्ट्री है कि वो एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है पूरी दुनिया में, आपको पता है। इसको आप कैसे देखते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो वेपन बनाने वाले इदारे हैं वो गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। अगर आपको उस इसमें हम कैसे बढ़ाया कैसे जा सकता है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को रेवेन्यू भी जनरेट हो? क्योंकि जैसे अभी अज़रबैजान को उन्होंने फाइटर जो है प्लेन्स जो है वो सेल किए हैं पाकिस्तान ने, फिर किसी और मुल्क को भी। तो इसको आप एज एन फ्यूचर एज इंडस्ट्री कैसे देखते हैं आप? हाँ, अभी पाकिस्तान में तो ये अच्छी बात है कि आइडियाज एक्सपो होता है हर साल, काफ़ी सालों से हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान अभी बहुत अर्ली स्टेज पे है, बहुत इसको अभी करना है, और वो तभी होगा जब प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाएगा। जो अमेरिका, रशिया वगैरह जो मुल्क हैं जो बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर्स हैं, उधर सारे मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, गवर्नमेंट के तो बहुत ही कम होते हैं। अमेरिका भी गुड एग्जाम्पल। तो प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करें, इनकरेज करें, लेकिन फिर ये भी है कि आपका जो टेक्नोलॉजिकल लेवल है इन इकोनॉमी में, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। वो अभी इतना पाकिस्तान का है नहीं। और लेवल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो वो लॉन्ग टर्म इनको कोई प्लान बनाना चाहिए अगले 5, 10, 15, 20 साल का। उसमें जाके लेवल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बढ़े, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इंक्रीज फैसिलिटेट करें, और उनको इस तरह सिर्फ ये नहीं कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बनाएं, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? आप एक्सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं तो आपके फॉरेन एक्सचेंज आए, आपके जॉब्स इधर हों, तो प्राइवेट सेक्टर इज मे बी इन अ बेटर पोजीशन टू डू दैट। और जाहिर बात है वो आप जहाँ पे बाहर के ममालिक में भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जो होती है उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, वेटिंग होती है, वो सब करें। लेकिन अच्छा है कि इवेंट हो रहा है और ये हर साल होना चाहिए अभी। लेकिन पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट्स अभी काफ़ी कम है, तकरीबन $3 मिलियन है हर साल, तो वो ना होने के बराबर। लेकिन इनको करना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा। अच्छा सर, आपको लगता है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में जैसे दरे का इलाका है, वहाँ पे बहुत अच्छा असला बना सकते हैं, लेकिन उनको उस तरह रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता कि अगर उनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे तो वो एक बड़ी इंडस्ट्री वहाँ बन सकती है। उस तरह आप देखते हैं इसको या नहीं? तो हाँ, थोड़ा टू सम एक्सटेंट। असल में उधर जो दरादम खेल है खैबर डिस्ट्रिक्ट में, अब वो बाय हैंड बनाते हैं वेपन्स। वो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है नहीं आजकल के टाइम में, तो आपको टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ करनी पड़ेगी, तो इसलिए उनका डिसएडवांटेज है। या तो अगर उनका जो लोकल स्किल है वो इनकॉर्पोरेट करें, उनको टेक्नोलॉजी दें ताकि वो ज़रा ज़्यादा स्केल पे बनाएं। लेकिन अदरवाइज वो मुश्किल है। वो एक तरह की डाइंग आर्ट है कि वो पहले होती थी, अब उस तरह की नहीं हो सकती उस लेवल पे जहाँ पे आप एक्सपोर्ट करें। थैंक यू सर। आज हमने काफ़ी डिस्कशन की और आज का हम पॉडकास्ट यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपने मुख्तलिफ जो है एंगल्स पे डिस्कशन की, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, और आपके माइंड में अगर कोई मौजू हो, कोई टॉपिक हो जिस पर हम बात कर सकें, तो इंसाइट्स आपको चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टा के जो पेजेस हैं उनको भी फॉलो करें, और अपने सजेशंस देते रहें।